जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है दहाड़ता है। नौकरी मिलना ये तरक्की नहीं है, जैसे अधिकतर लोग मानते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैंने घर बना लिया, ये मेरी तरक्की है। इट्स नॉट द जस्टिफिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट। चाहे लाइटेन में पढ़ो, चाहे बड़े बड़े लाइट में पढ़िए, उद्देश्य क्या है? पढ़ना। दूसरा उद्देश्य है समझना, और समझने के बाद उसे जानने की कोशिश करना, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा सपना था, और वो सपना ये था कि हमारे पास में सेमिनरी होनी चाहिए, जहाँ पर हमारे उपासक उपासिकाएँ और भिक्षु संघ प्रशिक्षित होकर धम्म का प्रचार और प्रसार करें। चूँकि आप जानते ही हैं कि आज का यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए और ख़ास करके पालकों के लिए हमने आयोजित किया है, क्योंकि जब तक हम लोग विद्यार्थी और जो पालक हैं वो जो एक दूसरे के साथ में नहीं मिल कर के विचार करते हैं और उनके सामने समस्या क्या है, चुनौती क्या है और कैसे हम सफल हो सकते हैं, इसके लिए हमें विचार करना अत्यंत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा शिक्षा की एक बड़ी ताकत होती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है दहाड़ता है। यह एक स्वाभाविक गुणवत्ता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संबोधित करते हुए इस बातों को बताने की कोशिश की। और आप सभी जानते हैं कि इस शिक्षा को जिन जिन लोगों ने लिया है उन सब लोगों की अपने जीवन काल में तरक्की हुई है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो शिक्षा लेकर जिसकी तरक्की नहीं हुई होगी, जो पीछे रह गया होगा। नौकरी मिलना ये तरक्की नहीं है, जैसे अधिकतर लोग मानते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैंने घर बना लिया, ये मेरी तरक्की है। इट्स नॉट द जस्टिफिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट। ये नहीं है। जब कोई आपके पास ज्ञान है, स्किल, जैसे कि सिद्धार्थ गायकवाड़ जी ने जो बात कही थी कि स्किल्स है, जैसे आप देखेंगे कि आपके पास यदि कोई गुणवत्ता है और उस गुणवत्ता के सहारे जब आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो कई बार आपने देखा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं कर पाता, लेकिन यदि उसके पास स्किल है, वो अच्छी गुणवत्ता रखता है, तो यह अत्यंत ज़रूरी। इसलिए आज के समय में मल्टी टैलेंट होना अत्यंत ज़रूरी है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी बने। तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस बात पर ज़्यादातर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि पहले के समय में, आज से यदि आप 10 साल या 20 साल पीछे जाते हैं या 30 साल पीछे जाते हैं, तो ज़्यादातर घरों में चिराग हुआ करता था, लालटेन जिसे बोलते हैं, यानी केरोसिन डाली जाती थी। कई बार आपने देखा हो कि एक जो बोतल होती है उसमें केरोसिन डाल दिया जाता था और उससे लाइट लिया जाता था, उसमें लोग पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे पढ़ाई की जाती थी, और वो पढ़ने के बाद भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं बड़े बड़े पदों पर गए, बड़े बड़े पदों पर। कोई IAS बना, कोई IPS बना, कोई अधिकारी बना, कोई कर्मचारी बना, लेकिन कैसे बना था? लालटेन से। छोटे छोटे लालटेन आपके घरों में हुआ करते थे। और लेकिन चाहे लालटेन में पढ़ो, चाहे बड़े बड़े लाइट में पढ़िए, उद्देश्य क्या है? पढ़ना। दूसरा उद्देश्य है समझना, और समझने के बाद उसे जानने की कोशिश करना, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम ठीक तरह से पढ़ें। जो भी पढ़ते हैं, जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, चाहे वह UPSC का हो, चाहे वह नेट का हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हम टेस्ट देते हैं उसका हो, चाहे फिर आपका MPSC का हो, चाहे GGG का हो, तो अलग अलग जो भी हमारे देश के अंदर में कॉम्पिटिटिव के लिए जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसको हम ठीक तरह से पढ़ें और उसका रिवीजन बार बार करें। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बुक होती है और उस बुक को भी हम साल भर नहीं पढ़ पाते। लगभग 200 पेज की होगी या 300 पेज की एक बुक होती है जो डिजाइन किया होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो 200 पेज की बुक जो है साल भर में पढ़कर नहीं होती, क्योंककि हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। यदि टाइम देंगे तो एक साल में कितना दिन होता है? 365। और पुस्तक कितनी है? 200 पेज की। यानी पुस्तक के पेज कम हैं और समय क्या है? ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कई बार देखा हो कि हमारी एक छोटी सी 200 पेज की किताब पढ़कर नहीं होता, बिकॉज हम उसके लिए टाइम नहीं देते हैं। और जब आप टाइम नहीं देंगे तो
टाइम ना देने की वजह से आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, और जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होता है? टेंशन बढ़ता है, और जब आप टेंशन से पढ़ते हो तो दिमाग में कुछ भी नहीं जाता। कई बार आपने देखा होगा, टेंशन में आप अपने आंखों के सामने चीज़ रखी रहती है, वो भी दिखाई नहीं देती। क्यों? जल्दबाजी में या टेंशन या अलग अलग चीज़ें जब आती है तो आपको दिखाई नहीं देती, पास में रखी है। वैसे ही जब आप पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्रिपल जी का प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट का कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप कर रहे हो, तो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको टाइम देना ज़रूरी है। जब आप टाइम देंगे किताबों के लिए तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, और जब आपका टैलेंट बढ़ेगा तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं आसानी से, इजीली। बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि जो पास हुए होते हैं वो कोई ज़्यादा अलग नहीं करते, कोई बचपन से उनके अंदर में ये इंटेलिजेंसी की जो स्वभाव है वो नहीं होता। वो जन्म लेने के बाद में प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, टाइम देते हैं और उसको समझ कर लेते हैं, और इसीलिए वो अपने जीवन काल में क्या होते हैं? सक्सेस होते हैं। और इसीलिए इस सक्सेस को आज वर्तमान में हमें जानना अत्यंत ज़रूरी, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें, आज आपने देखा होगा, समय के साथ बदलती हुई दिखाई देती हैं। तो कई बार जैसे कि गायकवाड़ सर ने बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं पीएचडी करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले भी चपरासी की नौकरी देने के लिए, परीक्षा देने के लिए जाते हैं। कितनी शोकांति का है। यानी इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी, डॉक्टरेट किया हुआ आदमी क्या के लिए? चपरासी के लिए। और चपरासी की यदि 10 सीटें निकली होगी तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा, यानी 1 लाख के आसपास उसमें फॉर्म निकलते हैं। यानी कैंडिडेट 1 लाख होते हैं, और सिलेक्ट कितने लोगों को करना है? 10 लोगों को। और उसमें भी जो देने गए एग्जाम वो कौन है? डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी, कई बार कई सारी चीज़ें, हायर एजुकेशन लेने वाला आदमी भी जाता है। तो कितनी बड़ी शोकांति का कि मैं चपरासी बनने के लिए डॉक्टरी किया हुआ आदमी भी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये सबसे एक दुख और शोकांति की बात है। और इसलिए हमने ये सोचना चाहिए कि नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं। जैसे आपने देखा कि यदि भारत में नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करें? विदेश में गुंजाइश है। आज के समय में बहुत मुश्किल काम नहीं है विदेश में जाना। जैसे कल मैं शाम को मेरठ में था, आज सुबह मैं नागपुर में हूँ। कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, विज्ञान का ज़माना है। वहाँ पर ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। और इसीलिए हमने अपने बच्चों को चपरासी का जॉब की नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन लेकर उन्हें विदेश भी भेजने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में आपने देखा बहुत जगह ये गुंजाइश है। भारत में यदि नहीं मिल रहा है तो हम क्या सोच सकते हैं कि हम अलग अलग जगह जहाँ पर ये मिल सकता है वहाँ जा सकते हैं। अभी लास्ट महीने में एक ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति आए थे और उन्होंने हमसे बातचीत की, और उन्होंने बोला कि हमारे देश के अंदर में जिन्होंने नर्सिंग किया है, डॉक्टर्स है, उनको बड़े जल्दी जॉब मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आजकल के ज़माने में जहाँ स्कोप है उसकी पढ़ाई तो करें ही, साथ में हम अलग अलग तरह का ज्ञान भी रखने की पूरी तरह से कोशिश करते रहें। क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें आगे बढ़ाती है, हमारा जज्बा ही हमें आगे बढ़ाता है, हमारी जो सोच है वो हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए हमारी अपनी सोच को आगे बढ़ाना अत्यंत ज़रूरी है। कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मिसाइल जो है हमारे देश के सामने रखी, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक ऐसा बालक था जो मुझे सबके साथ में पढ़ने के लिए, बैठने के लिए भी मुझे नहीं दिया जाता था। आज हमारे साथ ऐसी परिस्थिति है, कुछ जगह हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर सामाजिक रूप से नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के काल में आपने देखा हो कि ऐसी परिस्थितियां थी और इसलिए उनको क्लास के बाहर रखा जाता था। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि हम ऐसे आदर्श जो हमारे महापुरुष होकर गए हैं उनका हम विशेष ध्यान रखते हुए हम अपने उस ऊंचाई को छूने के लिए हम प्रयास करते रहे। यह अत्यंत हमारे आज के समय के लिए ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही थी हमारे रामटेके जी के द्वारा भी, कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगता, कम पैसों में आपका जो है पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन हमें देखना होगा, आज के समय में एक अच्छी बात आपके सामने सिद्धार्थ गायकवाड़ जी ने रखी थी कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और हर चीज़ कहाँ मिलेगी आपको?
वेबसाइट पर या ऑनलाइन में गूगल में जाकर। लेकिन हम गूगल में क्या खोजते हैं? जो हमारी काम की नहीं है। जैसे इन्होंने सर ने बताया कि जो हमारी फेसबुक है, व्हाट्सएप, इसको हम यूनिवर्सिटी बना लिए है, वो नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो हमने काम की चीज़ें, स्कॉलरशिप कैसे वहाँ पर, या कोई स्कीम आई है, या कैसे फॉर्म भरा जाता है, प्रोजेक्ट कैसे लगाए जाते हैं, ये हमें इसका अध्ययन करना होगा, अत्यंत ज़रूरी है। तो विज्ञान का एक व्यापक क्षेत्र है, पत्रकारिता का एक व्यापक क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का व्यापक क्षेत्र है, और आपने देखा होगा कला और संस्कृति का अपना एक व्यापक क्षेत्र है। हम वहाँ पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। और आपने देखा गरीबी बहुत ज़्यादा बाधा नहीं आती है। ये हमें लगता है कि बाधा आती है, कुछ हद तक आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो बाधा नहीं आती है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में काम करने वाले लोग हैं जो आपको मदद भी करेंगे, लेकिन आपको अपना उत्साह दिखाना पड़ेगा, अपना जोश दिखाना पड़ेगा, अपना जुनून दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो वे लोग हमें मदद करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने उत्साह को हमेशा बरकरार रखने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम भी स्वयं पढ़ाई करते थे, अभी भी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। लेकिन जब हम शुरुआती में, जब हम छोटे थे, तो हम क्या करते थे? जब हमारे माता पिता सोए हैं तब हम उठकर पढ़ते थे, और जब वो जाग जाए तब सो जाते थे। और लोगों को ना दिखे इसलिए हम खेत में जब जाते थे तो पेट के अंदर किताब लेकर चले जाते थे, और खेत में हम लोग पढ़ाई कर लेते थे। यानी पढ़ाई करने का ये नतीजा होता था कि स्कूल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंक अर्जित हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमने वो पढ़ाई की है, वो हमने अध्ययन कर लिया है। इसलिए अध्ययन करने के बाद में वो चीज़ें दिमाग में आ जाती है और हम आंसर आसानी से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं। कारण क्या है कि वो बराबर इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख कर नहीं आते पेपर में, और जब फेल हो जाते हैं तो उन्हें क्या लगता है? पेपर चांगला नहीं आला होता, टीचर ने बराबर चेक नहीं किया, हमारे साथ भेदभाव किया गया है। ये क्या होता है? जब असफल होता है इंसान तो गलतियां ढूंढता है, क्योंकि वो अपने आप पे ब्लेम लाना नहीं चाहता। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। और इसीलिए जब वो अपने बारे में खोजेगा कि नहीं, ये गलती उसकी नहीं थी, ये गलती किसकी थी? ये मेरी गलती थी। मैंने प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है लिखने के समय में वहाँ पर मैंने नहीं इन्फॉर्मेशन डालकर आई थी या नहीं लिखा था, इसलिए मुझे कम मार्क्स मिल गए। ये गलती किसकी है? ये मेरी है। अब मैं इसमें सुधार करूँगा, और सुधार करके अगली बार जाकर के मैं अच्छे तरह से इन्फॉर्मेशन लिख कर आऊँगा, पूरी जानकारी लिख कर आऊँगा, तो मुझे क्या मिलेंगे? फिर से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कठिन नहीं है, बस है तो हमारा हिम्मत और ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। जब हम ये प्रयत्न करते हैं तो आसानी के साथ हमें ये चीज़ें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक आचार्य थे, और उस आचार्य ने पढ़ाई करने के बाद में परीक्षा लेना चाहा। तो उसके पास में 100 बच्चे थे। तो 100 बच्चों को कहा, बेटा आज मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? 100 बच्चों को बाँस की टोकरी थमा दिया। सब जानते बाँस की टोकरी बनती है, और वो टोकरी बनाकर उन्होंने कहा इसमें टोकरी में पानी लेकर आइए नदी से। तो उन्हें विद्यार्थी को लगा कि मेरे जो आचार्य है इसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, टोकरी में पानी कैसे जमा होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा उनको लगा। लेकिन वो उन्होंने कहा ठीक है भी, मेरे आचार्य ने कहा, इसलिए मुझे वहाँ पर क्या करना चाहिए? जा कर के पानी लेना चाहिए। तो जब वो सुबह गए, सुबह जाते ही उन्होंने उस बाँस की टोकरी को डुबा दिया, और डुबाने के बाद में ऊपर निकाला टोकरी को, तो सारा पानी नीचे चले गया। और जब सारा पानी नीचे चले गया तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरा आचार्य की बुद्धि अभी भ्रष्ट हो गई, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, इनको अब ज़्यादा समझता नहीं है, इसलिए इन्होंने हमें ऐसा कराया। अब वो ऐसा करते करते काफ़ी देर तक प्रयत्न किया, लेकिन पानी इकट्ठा नहीं हुआ। तो उसमें से 99 विद्यार्थी वापस हो गए, और एक विद्यार्थी ने सोचा कि नहीं, मेरे टीचर ने यदि बताया है तो इसका मतलब पानी इकट्ठा हो सकता है। उसने बिलीव किया, और बिलीव करने के बाद में वो लगातार वो टोकरी से पानी में डुबाता था, निकाल देता था, पानी में डुबाता था, निकाल देता था। ऐसे करते करते उसने सुबह से लेकर शाम तक प्रयत्न किया, और शाम से लेकर सुबह तक प्रयत्न किया। तो वो जो बाँस की टोकरी थी, वो उसके बाँस में जो लकड़ियाँ लगी थी वो क्या हो गई? फूल गई पानी के संपर्क कारण। और उसमें बाद में क्या हो गया? पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी लेकर जाता है किसके पास? अपने टीचर के बाद। तो उसने कहा शाबाश बेटे, तू अकेला ही है जो पास होकर आया है,
बाकी 99 लोग क्या हो गए, फेल हो गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमने लगातार संघर्ष करना, लगातार मेहनत करना, परिश्रम करना, उसके साथ लगे रहना, तो कहीं ना कहीं आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी क्या होगी, सफलता हमारे पास जरूर आएगी। लेकिन मेहनत करना हम कभी ना छोड़े। जो व्यक्ति मेहनत करना छोड़ देता है, सफलता उसके नज़दीक कभी नहीं आती, इर्द गिर्द भी नहीं घूमती है। और इसलिए हमें मेहनत करना आज के समय के लिए अत्यंत ज़रूरी है। और ये आप सब पालक जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो बच्चे यहाँ पर जिन्होंने 10वीं और 12वीं में बड़े अच्छे अंक अर्जित किए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने और उत्साह को, जिस तरह से आपने अभी ये उत्साह दिखाया, ऐसे उत्साह को आप आगे बढ़ाते रहें और अपने जीवन में ऐसे बड़े से बड़े पदों पर जाए। ऐसे इस मौके पर मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ। लेकिन अपना उत्साह हमेशा बरकरार रखें, अपने जोश, अपनी हिम्मत, अपने पढ़ाई करने का जो हैबिट है उसको और भी आगे बढ़ाते रहे, तभी हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इस साहू महाराज की जयंती पर इस बात को लेकर बड़ी खुशी हो रही है कि जब हमने ये शुरू किया था तो ये हमें ये बात याद थी कि साहू महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले 1902 में आरक्षण की शुरुआत की थी। और आरक्षण की शुरुआत करके इसी संकल्पना को आपने देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हमारे सभी लोगों के लिए ये आरक्षण की सुविधा की। अभी वर्तमान में वो काफ़ी दिक्कत में है, तो आपने हम सब लोगों ने उसके प्रति जागृति बना रखे, उसके लिए संघर्ष करना अत्यंत ज़रूरी है। और वही भावना के साथ में हमने सोचा कि जो हमारे समाज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको हमारे संस्था की तरफ में कुछ स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। तो जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने 2 विद्यार्थी को दिया था। उसके बाद में और हमने इसको शुरू रखा तो उसके बाद में हमने 5 विद्यार्थी को दिया। उसके बाद में और हमने शुरू रखा तो फिर हमने इसको 6 विद्यार्थी को दिया। और इस बार हमें बड़ी खुशी है कि हम इस बार 20 बच्चों को इस बार स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जब हमने शुरू किया था तो बहुत छोटा था, लेकिन हम लगातार प्रयत्न करते जाएंगे तो मुझे यकीन है और विश्वास भी है कि हमारे जितने लोग हमारे साथ में मिलजुल कर काम करते हैं, खास करके महिला सशक्तिकरण संघ के लोग जो महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, अलग अलग जगह के जो लोग इस काम में, इस संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, जो सभी प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते रहते हैं। और उनकी वजह से हम लोग इस काम को करने की पूरी तरह से हिम्मत रखते हैं। तो इस बार हम लोग 20 बच्चों को देते हैं। आप सब लोगों की यदि ऐसी हिम्मत रही तो हम आगे चलकर और भी ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। और जिन बच्चों का इस बार उन्हें देरी से पता हुआ है और वो चाहते कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बायोडाटा और डिटेल्स जो भी मांगी गई है वो सबमिट कीजिए। हम और प्रयत्न करेंगे और ऐसे बच्चों को ज़रूर स्कॉलरशिप देंगे ताकि उनकी आगे की पढ़ाई पूरी हो सके। ये हम ज़्यादातर प्रयत्न करते रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बातें, आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा सपना था, और वो सपना ये था कि हमारे पास में सेमिनरी होनी चाहिए जहाँ पर हमारे उपासक उपासिकाएँ और भिक्षु संघ प्रशिक्षित होकर धम्म का प्रचार और प्रसार करें। मैं भी एक साक्षात उदाहरण हूँ सेमिनरी का, जहाँ पर मैंने खुद अध्ययन करके आगे बढ़ने की मैं पूरी तरह से कोशिश की है। जहाँ के सारे रूल रेगुलेशन या जो भी वहाँ पर पढ़ाया जाता था उसको मैंने पूरा सीखने की और अनुभव करने की मैंने पूरी तरह से कोशिश की। मैं आपका एक जैसे आदर्श और एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, मैं आपके सामने हूँ। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम इस काम को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमने इस बार 15 जो बच्चे हैं जो सामने बनकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस बार हमने व्यवस्था की है। तो आप इस काम को भी आगे बढ़ाने के लिए जैसे आपसे जो मदद हो सकती है या आपके जानने वाले में, आपके घरों में जो बच्चे हैं, आपको लगता है कि इन्होंने सामने बढ़कर पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर आप भेज सकते हैं। हम उनकी मोनास्टिक एजुकेशन और साथ में स्कूल का एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन जो होता है वो भी हम पूरी तरह से उसे ठीक तैयार करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको पूरा समय मिलता है पढ़ने के लिए और आप पूरी अपनी ताकत लगाते तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो यह हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं ताकि समाज में हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी ठीक तरह से तैयार हो और वो आगे बढ़े। यही उम्मीद हम लोग करते रहते हैं। इसलिए साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर इस बार हम लोगों ने बड़े पैमाने पर इस काम को करने के लिए मन बनाया था। और हमारी महिला सशक्तिकरण संघ की जितनी टीम है वो
बार बार वो हमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए सहयोग करते रहते हैं। तो कई बार होता है कि हम किसी को कुछ डांट भी लगा दें, किसी का नाम ना भी ले पाए, तो हमें ये मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जो नींव का पत्थर होता है, वो नींव का पत्थर आपको कभी दिखाई नहीं देता। जैसे बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग का ऊपरी सतह देख पाते हैं, लेकिन नीची सतह वो दिखाई नहीं देती। लेकिन ये बिल्डिंग किस पर बनी है? नींव पर बनी है। तो वैसे ही नींव के, या जो स्टोन कहा जाता है, नींव के पत्थर जिसे कहा जाता है, वो सब लोग हमारे साथ में बने हुए रहते हैं। इसलिए मैं सब लोगों का इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर दूर दूर से इकट्ठा हुए हैं। और जिन विद्यार्थियों का सत्कार होने वाला है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए हैं। आपकी ये प्रेरणा दूसरों को भी ज़्यादातर प्रभावित करते रहेगी, ऐसा हमें लगता है। और इसलिए इस मौके पर हम लोगों ने उनका सत्कार करने के लिए यहाँ पर हम लोग मौजूद हुए हैं। अब कुछ समय बाद वो भी प्रोग्राम यहाँ पर होगा। और जो हमारे महापुरुषों का जो मिशन है, जो उन्होंने हमें बताया है, क्योंकि खासकर कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं देती उनके अंदर में। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ और मेरा इतना ही जीवन है, मुझे नौकरी मिली है, बस मेरा इतना ही जीवन है। मनुष्य का इतना जीवन कभी भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक जीव है, और जब वो सामाजिक जीव है, वो समूह में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, तो उसके अपने साथ साथ दूसरों की भी बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को भी हमने पूरा करने पर जोर देते रहना चाहिए। कई बार हमारे पेरेंट्स ये सोचते रहते हैं कि हमने अपने बच्चों को सामाजिक काम में इन्वॉल्व कर दिया तो हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों को जितना इन्वॉल्व करेंगे, उतनी उनकी बुद्धि विकसित होते चली जाएगी, और उनका यह सामाजिक जो सोच है उन्हें आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। इसलिए आप लोगों का, आपके मन से ये भय आपने पूरी तरह से निकालना चाहिए। और भी ज़्यादा समय ना लेते हुए बस मैं इतनी ही बात कहूँगा कि आप और आगे बढ़ें, और जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो दूसरों को बढ़ाएं, और जब दूसरे आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा, जब समाज अच्छा होगा तो देश भी हमारा अच्छा होगा। और यही हमारा महिला सशक्तिकरण भी इसी कड़ी में प्रयास कर रहा है। और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो आपने योगदान दिया, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके लिए मंगल कामना करता हूं कि आप दीर्घायु और सुखी बने, आगे बढ़े, खूब सुख शांति आप लोगों को मिले, ऐसी मैं मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूं। बहुत शुभ मंगलम।